आज हम बात करने जा रहे हैं नोट टेकिंग टिप्स के ऊपर। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि नोट टेकिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, कहाँ पे की जाती है और किस वजह से की जाती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नोट टेकिंग की कुछ टिप्स के ऊपर कि कैसे नोट टेकिंग को हम नोट टेकिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अमल करके हम नोट टेकिंग के टिप्स के ऊपर अमल करके हम नोट टेकिंग अच्छी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, उस दिन हमने बात की थी कि हम क्लास के दौरान स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर या कोई सेमिनार या कोई प्रोग्राम या किसी किस्म की कोई एक्टिविटी के अंदर हम अपने स्पीकर की बात को क्या करते हैं, सुनने के साथ साथ लिखते हैं, नोट करते हैं, तो वो हमारा नोट टेकिंग के ज़ुमरे में आता है। आज हमने बात करनी है कि अगर हम नोट टेकिंग के साथ साथ अच्छी नोट टेकिंग करनी है हमने, तो वो कैसे कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अमल करके हम अच्छी नोट टेकिंग कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने जब लिसनिंग पढ़ा था तो हमने लिसनिंग के अंदर भी ये बात की थी कि लिसनिंग क्या है, कैसे होती है, कब होती है, क्यों होती है, किन किन वजूहात की बिना पर हमें करनी पड़ती है। और बाद में हमने देखा था कि हमें इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। आज भी हम क्या करने जा रहे हैं, हम इफ़ेक्टिव नोट टेकिंग के ऊपर बात करेंगे। नोट टेकिंग तो हर कोई करता है, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नोट टेकिंग करते होंगे, लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि अगर आप में से कोई नोट टेकिंग करता है तो वो नोट टेकिंग को अच्छा कैसे बना सकता है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, बात करनी है। तो आप देखें सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन में वो कहता है इफेक्टिव नोट टेकिंग इज़ नॉट ईजी। अब आपके जहन में अगर हमारा वो लेक्चर हो जो हमने लिसनिंग वाले इफ़ेक्टिव लिसनिंग के ऊपर जब हमने बात की थी, हमने कहा था कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग के जब हम करेंगे तो हम कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। सेम ये वही बात है, अगर आपके जहन में वो लेक्चर हो तो आपको ईज़िली ये बात समझ में आ जाएगी बच्चे के इफ़ेक्टिव नोट टेकिंग के लिए भी उसी तरह के कुछ हमारे पास 10-12 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम अमल करके हम अपनी नोट टेकिंग को क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव। तो कहता है However, the following tips can make this process easy and effective। ये 12 पॉइंट्स वो बता रहा है जिनके ऊपर हम काम करके अपनी नोट टेकिंग को आसान बना सकते हैं और मुयस्सर बना सकते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट नोट टेकिंग करते होंगे, लेकिन ये जो 12 काम अगर आप कर लेंगे तो आप अच्छे नोट टेकर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अच्छे नोट टेकर। और ये जो आप प्रोसेस करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, इफेक्टिव नोट टेकिंग। क्या कहलाएगा, इफेक्टिव नोट टेकिंग। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड। उस दिन भी हमने बात की थी, क्योंकि ये लिसनिंग के साथ इसका बहुत सारा ताल्लुक है। तो हमने बात की थी कि आपको लिसनिंग के वक्त क्या करना चाहिए, आपकी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी सारी जो तवज्जो है वो आपकी लिसनिंग की तरफ होनी चाहिए। आपको मेंटली तौर के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर, किसी किस्म की कोई बात, किसी किस्म की आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। आपको फोकस रहना चाहिए। सेम इज द केस हियर कि जब आपने अपने, ये देखिएगा लिसनिंग के साथ लिंक करके आपकी क्या नोट टेकिंग। ऑब्वियसली आप पहले सुनेंगे फिर लिखेंगे ना। इज इट पॉसिबल कि आप लिखते रहें और सुनना रहे। आपका स्पीकर जो बात कर रहा होगा आप वो सुनेंगे, उसके बाद आपको आप क्या कर सकेंगे, लिख सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के इस जुमरे में आता है। तो पहला पॉइंट है कि आपको तैयार होकर बैठना पड़ता है मेंटली तौर पर। ठीक है, तो क्या है कि आपको इसके ऊपर मेंटली तौर के ऊपर तैयार होकर बैठना पड़ता है कि आपकी जो अटेंशन है वो फोकस हो। आपके जहन में किसी किस्म की कोई इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ आपके स्पीकर की तरफ हो और आप मेंटली तौर के ऊपर तैयार बैठे हो कि मैंने नोट टेकिंग करनी है। जब आप मेंटली तौर के ऊपर तैयार होंगे आप स्पीकर की बात सुन भी सकेंगे और आप चीज़ों को लिख भी सकेंगे। तो सेकंड पॉइंट, सिट नियर द फ्रंट ऑफ द रूम। अब ये देखिएगा, जितने हम पॉइंट पढ़ेंगे पहला पॉइंट दूसरे के साथ लिंक करेगा, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ। तो आप जहां से आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीकर कोई डिवाइस के थ्रू आपसे बात कर रहा है तो आपका बनता है कि आप क्या करें, उस डिवाइस के ज़्यादा दूर ना बैठें। आप उस डिवाइस के ज़्यादा दूर ना बैठें, आप उस डिवाइस के करीब बैठेंगे ताकि आप क्या कर सकें, आपकी लिसनिंग जो है वो इफेक्टिव हो सके और आप लिखने में भी। और मैं आपको पहले बता रहा था कि ये सारे का सारा प्रोसेस किसके साथ लिंक करता है बच्चे,
लिसनिंग के साथ, तो आपकी नोट टेकिंग तब इफेक्टिव होगी जब आपकी लिसनिंग ठीक होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल अपने स्पीकर से काफ़ी दूर बैठे हैं तो आपका अटेंशन भी डाइवर्ट होगी और आप तक आवाज़ भी सही नहीं आएगी। जब तक आवाज़ सही नहीं आएगी तब तक आप अपनी नोट टेकिंग को इफेक्टिव नहीं बना सकते। अब ये देखिएगा, तीसरा पॉइंट है सिट अप स्ट्रेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली इन हजरात के लिए कि जब आप अपने स्पीकर की बात सुन रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल सीधा होकर बैठना पड़ता है। इस सिट अप स्ट्रेट का मतलब क्या आपको बताता हूँ कि वो कहता है कि आपका मेंटली तौर के ऊपर अटेंशन होना, और फिर इस पॉइंट के अंदर वो डिस्कस करता है कि आपका ये जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें किसी किस्म की डाइवर्टेशन नहीं पैदा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल ओके बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, तो आप अपने स्पीकर की बात को क्या कर सकेंगे, इजीली सुन सकेंगे। आप फॉर एग्जांपल सीधे नहीं बैठे, आपने ऐसे बैठ गए या फिर बाज़ औक़ात ये ऐसे ऐसे जब आप करते हैं तो वो फिर आपकी जो क्या हो जाती है, अटेंशन क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। आपका जिस्म जब आपको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक आप लिसनिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, साथ वाला दोस्त आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपकी अटेंशन कहाँ चली जाएगी, दोस्त की तरफ जाएगी, तो आप लिसनिंग नहीं कर पाएंगे। जब आप लिसनिंग नहीं कर पाएंगे तब आप नोट टेकिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है बच्चे वो आपकी लिसनिंग के साथ लिंक करता है। चौथा पॉइंट है बी एन एक्टिव लिसनर। अब ये देखिएगा कि आपको, मैंने आपको पहले कहा है कि ये एक आपका साइकोलॉजिकल इशू है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, और फिर आपकी अटेंशन जो है वो अगर ठीक होगी तो आप इस प्रोसेस में क्या हो जाएंगे, अच्छे रहेंगे। आपको एक्टिव लिसनर कैसे बनते हैं, आप हमने लिसनिंग के ऊपर बात की थी कि आपको एक्टिव लिसनर कैसे बनना है। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है, और इसमें आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है कि आप एक्टिव लिसनर के साथ साथ आपको मुहज़्ज़ब भी होना पड़ता है। आपको अपने लिसनर की, अपने स्पीकर की बात के साथ साथ उसको कैच भी करना पड़ता है। आपको एक्टिव लिसनर बन के बैठना पड़ता है, तब आप क्या कर सकते हैं। एक्टिव लिसनर आप कैसे बनेंगे, अगर फॉर एग्जांपल साथ वाला आपको तंग कर रहा है या आपकी अटेंशन ही कहीं और है या आपने नीचे मोबाइल खोला हुआ है, तो आप क्या है, एक्टिव लिसनर नहीं बन सकते। इसमें सबसे अहम पॉइंट जो आज हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा और अहम पॉइंट क्या है कि आपकी अटेंशन कितनी इसके अंदर मैटर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिसन फर्स्ट एंड देन राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले आप क्या करें, सुने बात को। बाज़ औक़ात बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बात अभी हुई नहीं होती और आप पहले लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे नोट टेकिंग करते हैं। ऑब्वियसली आपने नोट टेकिंग में वही बात लिखनी है जो आपको स्पीकर क्या कर रहा है, बता रहा है। जब तक स्पीकर बात ही नहीं बता पाएगा आप लिखेंगे कैसे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले बात को सुने और फिर लिखें। अभी ये जो हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है टेक नोट्स ऑन व्हाट यू डोंट नो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के बारे में लिखें जो चीज़ आप नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टॉपिक असाइन किया, मैंने कहा आप सबने पढ़ के आना है, आप सारे पढ़ के आए बैठे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसी को लिखते जाए सारे को जो आप मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पहले ऑलरेडी क्या करके आए बैठे, पढ़ के आए बैठे। आपने सिर्फ वही बात लिखनी है जो मैं नहीं बताऊंगा, न्यू, और ऐसी बात आप लिखेंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे। ये नोट टेकिंग के अंदर आता है। ये नहीं होता कि अगर स्पीकर जो भी बोल रहा है आप वो लिखते जाएं, ठीक है। इसमें आपने इस चीज़ का इंतहाई ख्याल करना है। डू नॉट राइट डाउन एवरी वर्ड। ज़रूरत ही नहीं है कि हर किस्मी वर्ड आप क्या करें, लिखें। ये वही मैंने आपको पहले कहा कि पहला पॉइंट दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, ये लिंक करके और सारे की सारी एक्टिविटी जो है वो साइकोलॉजिकल अटेंशन के साथ डील करती है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ वही वर्ड्स लिखने हैं जो आपके क्या करते हैं, जो आपको ज़रूरत है। आपने ऐसे सारे वर्ड्स लिखने की कोशिश नहीं करनी। नंबर 8 है आस्क क्वेश्चन ऑफन। हाँ, अब ये देखिएगा कि आपने क्या करना है। जब आपका स्पीकर बोल रहा है तो जो बात आप लिख रहे हैं और जो स्पीकर बता रहा है तो दैट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने लिख लिया है और टीचर ने बता दिया या स्पीकर ने बता दिया लेकिन आपको कंफ्यूजन है तो आप उसके बारे में उसको क्लियर करें। कंफ्यूजन को आप पूछें कि अगर आपने एक पॉइंट लिखा, टीचर ने बताया, आपने लिख लिया और आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे या आपको वो क्लियर नहीं है, तो आपको आपकी दैट्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू आस्क क्वेश्चन विद योर टीचर। नंबर 9 और आज के इस लेक्चर का और इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करेंगे दैट इज़ रीड, रीड एंड रीड।
वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर कि आप क्या करें, पढ़ें और पढ़ें। जिस तरह कायदे आज़म ने कहा वर्क वर्क एंड वर्क, इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि रीड एंड रीड। इस पॉइंट के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बच्चे वो कहता है कि आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या करें जब आपको एक चीज़ असाइन कर दी जाए या आपको पता हो कि हमारा आज ये टॉपिक है, आपने नोट टेकिंग करनी है, तो उसके लिए ये ज़रूरी चीज़ है कि आप पहले उसको पढ़ के आएँ। क्या करके आए? पढ़ के आए। जब आप पढ़ के आएंगे और आपका स्पीकर बोल रहा होगा, आपके और उसके थॉट्स जब मिल रहे होंगे तो आपको समझ भी आ रही होगी, और फिर क्या होगा, आपको हर लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वही बात लिखेंगे जो नहीं बताई जा रही होगी। अभी मैंने आपको कहा था कि हर पॉइंट एक दूसरे के साथ क्या करता है, लिंक करता है। अब ये देखिएगा, पहले हमने जो पॉइंट डिस्कस किया अब इसके साथ इसका लिंक हो रहा है कि आपने सिर्फ वही वर्ड लिखना है जो आपको नया बताया जा रहा है या जो आपको पता ना हो। अगर आपको वर्ड पहले पता नहीं था लेकिन आप रीडिंग करके आए हैं तो वो आपका गैप जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और आप इसका लिंक आपके साथ जाता है लिसनिंग के साथ। जब आप एक चीज़ पढ़ के आएंगे और आपका स्पीकर आपको पहले बता रहा है और आपकी मेमोरी में पहले वो चीज़ है, अब आपको याद होगा हमने लिसनिंग के अंदर एक स्किल पढ़ी थी, ओवरकम कैसे करना है, और एक हमने बैरियर पढ़ा था जिसमें हमने कहा था मोस्ट डिफ़िकल्ट बैरियर टू ओवरकम, जिसमें हमने कहा था कि स्पीकर की स्पीड ज़्यादा होती है और लिसनर की स्पीड क्या होती है, कम होती है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप, तो इसके अंदर आपने जब आप पढ़ के आए बैठे होंगे तो आपको, हम बात कर रहे थे कि अगर आपके स्पीकर की स्पीड ज़्यादा है और आपके सुनने की स्पीड कम है, तो जब आप पढ़ के आए बैठे होंगे पहले ऑलरेडी, चाहे स्पीकर तेज़ भी बोल रहा होगा तो आपके और उसके थॉट्स मैच कर रहे होंगे और आप क्या कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही बात लिखेंगे जो नहीं बताएगा वो, आपको सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिएगा, इसके थ्रू आपका नोट टेकिंग के थ्रू आप कितनी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी लिसनिंग के ऊपर भी काम हो रहा है, आपके बैरियर्स के ऊपर भी काम हो रहा है और आप रीडिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज सिंबल एंड एब्रीवेशंस। आप क्या करें, किसी किस्म के एब्रीवेशन या सिंबल यूज़ करें जिसके थ्रू आप लेक्चर के दौरान जो है चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बच्चे कि आपकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, आपके स्पीकर की स्पीड ज़्यादा है और आपके लिसनर की स्पीड जो है वो कम है। इस पॉइंट के ऊपर आप ऐसे बात कर सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हम ऐसे बात कर सकते हैं कि आपने टॉपिक का क्या करना है, आपने सैम्पल के एब्रीवेशन यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है लिसनिंग, ठीक है, आपका टॉपिक है लिसनिंग और लिसनिंग के अंदर एक वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्पोकन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपने ये करना है कि आप एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं, सिंबल यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक क्लियर लगा सकते हैं अपने ही, आप सोच सकते हैं कि आपने स्पोकन पूरा नहीं लिखना, आप स्पोकन की जगह पे स्टार लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्पोकन की जगह पे ज़रब का निशान लगा देते हैं, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप स्पोकन की जगह तीर का निशान लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई और वर्ड है उसकी आप क्या कर लेते हैं, अलहदा से कैटेगरी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेज है और ये पेज का क्या है, अपर साइड है, आप इसके ऊपर अपनी पहले से सैम्पल लिख के बैठे होते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वर्ड्स आपको बताया, आपने वो देखा होगा नक्शे बने हुए होते हैं, मैप ऑफ पाकिस्तान देखें, उसके अंदर अलहदा से मेंशन होता है कि ये सड़क के लिए ये अलामत है, पहाड़ों के लिए ये अलामत है, नदी नालों के लिए ये अलामत है। सेम इज़ द केस हियर कि आप यहाँ पे पहले अपने ऊपर क्या कर सकते हैं, सैम्पल बना के फिर आप अपना नीचे लेक्चर या आप जो भी चीज़ नोट करना चाहें आप वो क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट बॉदर अबाउट योर ग्रामर एंड स्पेलिंग। आपने क्या करना है, जब आप नोट टेकिंग करते हैं तो आपने ग्रामर और स्पेलिंग का क्या नहीं करना, आप क्या करते हैं, बस डायरेक्टली उसको क्या करते चलते हैं, लिख लेते हैं, सिर्फ नोट करते हैं। दैट इज नॉट द थिंग एंड दैट इज नॉट कंसर्न दैट यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग राइट, नॉट एट ऑल, जस्ट यू हैव टू राइट, आइदर दैट्स राइट और रॉन्ग, दैट इज समथिंग एल्स, बट यू हैव टू जस्ट राइट। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नोट टेकिंग के अंदर ग्रामर और स्पेलिंग का ख्याल नहीं करना, आपने चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्विकली लिखने चलना है। हमारा आज का लास्ट पॉइंट है रिव्यू। अब ये देखिएगा, जो हमने यूज सैम्पल और डोंट बॉदर अबाउट ग्रामर का ये जो पहलू देखा, ये रिव्यू में जाके ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, आपने जो भी बातें लिखी हैं उसका एक दफ़ा क्या कर लें, आप रिव्यू कर लें, आप उसको चेक कर लें कि जो बात आपने लिखी है वो ठीक लिखी है या गलत लिखी है। बाज़ औक़ात आपके साथ वाले ने जो बात लिखी होती है वो आपको पढ़ने की समझ उसकी
नहीं आ रही होती, बाज़ औक़ात आपकी अपनी लिखाई के भी आपको हफ्ते के बाद समझ नहीं आ रही होती। वो ऐसे होता है कि आप चीज़ें एक दफ़ा लिख लेते हैं लेकिन उनका रिव्यू नहीं लेते। जब आप रिव्यू लेंगे तब क्या होगा बच्चे कि आप उसी वक्त जब बैठेंगे अगर कोई मिस्टेक होगी आप उसको ठीक कर लेंगे। हफ्ते बाद जब आप उस चीज़ को खोलेंगे तो हो सकता है वो आपके माइंड से क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। तो अगर रिव्यू का यही फ़ायदा होता है कि चीज़ें जो है एट दिस पार्ट ठीक हो जाती हैं। लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल आप रिव्यू लिए बगैर अपना लेक्चर या जो नोट टेक आपने किया है वो आप हफ्ते बाद या आप महीने बाद खोलते हैं तो हो सकता है आपने जो सैम्पल्स यूज़ किए हैं, आपने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो आपको याद ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लिख बैठते हैं, बाद में आपको खुद को नहीं पता चल रहा होता कि आपने क्या लिखा है। सो दैट इज़ द थिंग एंड विद दैट वी हैव कम्स टू एन एंड।